तो आज के एपिसोड के साथ में शुरू करना चाहेंगे और आज का एपिसोड है आटा। जो गेहूं हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है, तो एडल्ट्रेशन जो हमारी हो रही है आटे के अंदर, गेहूं के अंदर, हमें पता होना चाहिए हमारे बच्चे जो आटा खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं और उससे बेहतर वो कुछ खा सकते हैं क्या, या जो खा रहे हैं उसका नुकसान क्या क्या है। तो अनाज के बारे में आज हम जो है डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। अगर आपके कोई भी प्रश्न रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को एंड करने से पहले मैं उनका सॉल्यूशन आप तक लेकर आऊं। आटे के बारे में हम सब लोग जानते हैं, आटा बनता है गेहूं से और आपके घर में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला अगर कोई खाद्य उत्पाद है तो उसमें से एक है हमारा आटा। तो अब दो चीज़ें स्पेशल हमारे घर में जो सोचने लायक बनी कि आटे के अंदर एक तो वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और दूसरी बात वो गेहूं से आता है। अब ये दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक चीज़ हैं। क्यों नुकसानदायक है उसको समझना है। सबसे पहले हमने खाया गेहूं का आटा, तो गेहूं हमारे लिए खाने के लिए अनाज अच्छा है ही नहीं। अब ऐसा क्यों है कि गेहूं हमारे लिए अच्छा अनाज नहीं है? थोड़ा सा हमें इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। गेहूं का अगर हम इतिहास जानेंगे तो गेहूं 700 साल, 800 साल, 900 साल, केवल इतने पुराना इतिहास है, उससे पीछे नहीं है। 1100, 1000, 1200 इतना पुराना इतिहास है, तब वो एडी के अंदर हमारे पास में आया था। तो लोग जो उससे पहले खाते थे उसमें जौ होता था, उसमें ज्वार होता था, उसमें रागी होता था। खासकर भारत क्षेत्र की अगर आप बात करें तो इसके अंदर जितने भी अनाज उगते थे वो ऐसे अनाज उगते थे जिनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। हमारे यहाँ नदियाँ बहुत थी लेकिन पानी सूखा फिर भी पड़ता था, तो इसलिए उन अनाजों को उगाया जाता था जिसमें पानी ज़्यादा ना लगे। गेहूं को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती थी, इसलिए गेहूं कभी प्राथमिक अन्न नहीं रहा हमारे देश का। हमारे देश के प्राथमिक अन्न रहे जो हमारे बड़े बुजुर्ग पहले खाते थे। गर्मियों में ज्वार खाते थे, सर्दियों में बाजरा और रागी खाते थे, है ना, मक्का खाते थे, ये सब खाते थे हम। तो गेहूं का हमारे पास में ज़्यादा उपयोग नहीं था। तो ये हुआ क्या कि वो तो खाते थे ज्वार, रागी, बाजरा और हमने शुरू कर दिया गेहूं। अब इसके पीछे जो एक थ्योरी आती है वो ये थ्योरी आती है कि आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले गेहूं बेसिकली इट बिलोंग्स टू यूएसए, मैक्सिको, और वहाँ पे अभी आप हरित क्रांति भी देखें तो सबसे ज़्यादा ये यूएसए के अंदर हुई थी। तो हुआ क्या था बेसिकली कि हमारे यहाँ पे जो मोटे अनाज खाए जाते थे ये उगाने बड़े आसान थे। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर अंग्रेज़ आएंगे या मुस्लिम शासक हमारे देश में आएंगे और कोई चीज़ है जो हम बड़ी आसानी से उगा लें, नमक के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो अगर इतनी आसानी से हम उगा कर अगर खाने लग जाएंगे तो वो तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और अंग्रेज़ों का काम था समस्या उत्पन्न करना। तो हमारे उन अनाजों को ख़त्म करके गेहूं के उत्पादन को शुरू करवाया गया। अब गेहूं के उत्पादन को शुरू करवाया गया, गेहूं के अंदर लगेगा पानी, पानी हमारे देश में है नहीं, इसीलिए आप देखेंगे जो 19वीं सदी है और जो 20वीं सदी के शुरू के अंदर जब भी अंग्रेज़ हमारे देश में रहे तो किसानों का इतना बुरा हाल 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी के अंदर सबसे ज़्यादा इसीलिए हुआ, सूखा इसलिए हुआ क्योंकि गेहूं का उत्पादन करना है, गेहूं को चाहिए पानी, पानी हमारे पास में ज़्यादा है नहीं, और जितना है उससे भी ज़्यादा वो किसान जो है वो हमसे लूटेंगे, जो अंग्रेज़ है वो हमसे ले लेंगे, प्रोक्योर कर लेंगे। तो इस वजह से हमारा जो गेहूं का जो प्रॉब्लम है ये हमारे देश में शुरू हुआ। अब करते करते 1960-65 आ गया। अब देश को आपने आदत क्या डाल दी? गेहूं खाने की। और खाना चाहिए था हमें ज्वार, रागी, बाजरा, ये सब खाना चाहिए था। अगर हम ज्वार, रागी, बाजरा उगाएंगे तो बड़ी आसानी से उग जाएगा। गेहूं को उगाने के लिए पानी चाहिए था, पानी हमारे देश में था नहीं। 1960-65 का जब दौर आया तब हमारा देश एक ऐसी स्टेज पे पहुंचा कि खाने के लिए हमारे पास अनाज ही नहीं बचा। अब जब अनाज हमारे पास नहीं है तो हमें मांगना किससे है? अमेरिका से मांगना है। अमेरिका से मांगना है तो अमेरिका अपनी शर्तों को अपनाएगा, हमसे कहेगा भैया हमारी शर्तें मानो तो हम आपको गेहूं देंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश के अंदर शुरू हुआ 1965 के अंदर, क्योंकि देश को खाने के लिए अनाज चाहिए था। अनाज के तौर पे हमें यह लगा कि खाने के लिए हमारे पास केवल गेहूं है। गेहूं हमारे देश का स्टेपल फूड था नहीं, लेना पड़ेगा आपको अमेरिका से। अगर उसी समय हम ये चीज़ सोचने लग जाते कि भैया गेहूं की जगह पे हम ज्वार खाने को तैयार हैं। शास्त्री जी ने बहुत अच्छा किया था उस समय पे, अगर 1965 में आपको ध्यान हो। ये इतिहास मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि आपके फूड के अंदर गेहूं आया कहां से है। जब तक आपके बच्चों को ये नहीं पता होगा
कि ये गेहूं हमारे पास में किसी एक षड्यंत्र के माध्यम से आया है, तब तक वो अपने देश के स्टेपल फूड की, जौ की, जवार की, बाजरा की, इनकी कदर ही नहीं करेंगे। तो 1965 में शास्त्री जी ने ये कहा कि हम उनका अमेरिका का गेहूं नहीं लेंगे, आप एक टाइम पे भूखा रह लीजिए। दूसरा ऑप्शन उस टाइम पे हो सकता था अगर हमारे देश के किसान गर्मियों में जवार उगाना शुरू कर देते और सर्दियों में बाजरा और रागी शुरू कर देते। हमें केवल उस पर स्विच करना था, क्योंकि जवार, रागी, बाजरा उगाने के अंदर ना तो कीटनाशकों की ज़रूरत थी, ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, और आसानी से ये अनाज हमारे देश में भरपूर उग सकता था। खैर, वो हमारे विचार में नहीं आया और हम गेहूं के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे। अब आप 1965 में फंस गए। फंसे क्या? बच्चों को खिलाना है गेहूं, गेहूं आएगा अमेरिका से। अगर हम अपने देश में उत्पादन ज़्यादा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें डालना पड़ेगा यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड। अगर उस टाइम पे मेरे विचार में हम जवार, रागी और बाजरा पे शिफ्ट करते तो हमें ना तो अमेरिका से कुछ मांगने की ज़रूरत थी, ना हमें यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत थी, ना ही अधिक पानी की आवश्यकता थी। हम अपने फूड के चेंजेस, हैबिट को चेंज करके हम इस संकट से बच सकते थे। लेकिन किस्मत का यही था, तो हम स्विच हुए गेहूं पे और हमने उसमें मिलाना शुरू करा यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड। 1965 में मिलाया, 1975 में मिलाया, 85 में मिलाया। पहले 10-20 साल क्या है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डलता गया। आज 2020 में क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे जितना गेहूं का आटा खाते हैं, उस गेहूं को उगाने में 70 किलो यूरिया पूरे साल में डल जाता है। ये रिसर्च है, ये पूरा डाटा है हमारे पास में, ये हम आपको शो करेंगे। मतलब कि अगर मैं अपने घर में आटा खाता हूं, गेहूं का आटा खाता हूं, तो जितनी गेहूं से बना हुआ आटा मैं पूरे साल में खाऊंगा, उस गेहूं को उगाने में तकरीबन 70 किलो यूरिया का इस्तेमाल हो जाएगा। कितने पेस्टिसाइड और कितने केमिकल उसमें डलेंगे? कल भी हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें एक किसान बता रहा था कि जिस ड्रम में हम पेस्टिसाइड घोलते हैं उसमें उसकी स्मेल जो है वो 1 साल तक रहती है। आज अगर घोला तो 1 साल तक उसकी पेस्टिसाइड की स्मेल रहती है उसमें। सोचो, शरीर के अंदर जब हम हर रोज यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो उस शरीर का क्या हाल कर रहे होंगे। दिन में 3 बार आप खाना खाते हैं, 3 बार उसी गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, गेहूं के आटे का। तो गेहूं के आटे के अंदर सबसे बड़ी समस्या आपने क्या करी कि उसके अंदर डाल दिया यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड। सबसे पहला संकट जो हमने अपने गेहूं के आटे के साथ किया, इसमें हमने जबरदस्ती जहर घोला, और एक ऐसा जहर घोला है जो दिन पे दिन बढ़ ही सकता है, कम नहीं हो सकता। अगर आज किसान ने सपोज कीजिए अपने खेत के अंदर 70 किलो यूरिया डाला है, या आपके पास में आप समझिए 2 लीटर पेस्टिसाइड डाला है, तो अगले साल उसको 2.5 लीटर डालना ही पड़ेगा। अगले साल 70 किलो की जगह 75 किलो यूरिया डालना ही पड़ेगा। इस सच को जानते हुए, बूझते हुए, हम अपनी आंखों के ऊपर पर्दा डाले हुए कह रहे हैं दुनिया खा रही है, हम भी खा रहे हैं, इसीलिए दुनिया को भी कैंसर हो रहा है और हमारे घर में भी कैंसर आ रहा है। तो सबसे पहला जो गेहूं का आटा है, मैंने आपको इतिहास जिस तरीके से बताया उस तरीके से अपने परिवार के साथ कम से कम डिस्कशन करें, और ये चीज सबसे पहले करें कि गेहूं हमारे देश का स्टेपल डाइट नहीं था। आज भी अगर हमारे देश में क्रांति चल जाए, प्रधानमंत्री जी ने आज से 2 साल पहले मंच से यह कहा था कि भैया गेहूं हमारे देश का अनाज नहीं है, आप मोटे अनाजों को खाइए, जवार खाइए, गर्मियों में जवार खा लीजिए, जौ खा लीजिए। जौ और गेहूं में ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी जौ बेटर है। जौ और जवार गर्मियों में खा लीजिए, सर्दियों में बाजरा, रागी खा लीजिए। अगर हम इस तरह स्विच कर जाएं, गेहूं के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम होगी, किसान भी खुशहाल होगा और आप भी बच जाएंगे। क्योंकि जवार को, रागी को, बाजरा को उगाने में यूरिया, केमिकल नहीं डलता। केवल हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके शरीर में ज़्यादा ताकत डालेंगे और किसान को बचा लेंगे, वरना ये यूरिया, केमिकल का खेल कम नहीं होगा। तो सबसे पहले आप समझे, गेहूं हमारे लिए आवश्यक बिल्कुल भी नहीं था, गेहूं का आटा हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं था। अगर हम उसमें से ईटिंग हैबिट को चेंज करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल है, यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड से बचने का बड़ा सिंपल तरीका है। गर्मियों में जवार के आटे की रोटी ज़्यादा खा लो, सर्दियों में रागी और बाजरा खा लो, ये पहला उसूल। दूसरी बात जो गेहूं के आटे के साथ समस्या है वो ये कि जब हरित क्रांति आई तब देश के सामने 2 मेजर जो थे हमारे पास में लक्ष्य थे, और लक्ष्य उनके अंदर सबसे बड़ा लक्ष्य यह था कि गेहूं का उत्पादन कितनी तेजी से बढ़ाया जाए। अब गेहूं का उत्पादन बढ़ाने में 2 विकल्प थे। पहली बात तो इसमें यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड डालो ताकि इसकी प्रोडक्शन बढ़े। दूसरी बात, उस गेहूं की ब्रीड को छेड़ दो, यानी उसके अंदर हाइब्रिड वर्जन निकालो। जो देसी गेहूं 800 सालों से इस्तेमाल हो रही थी
1960-65 के बाद में वो देसी गेहूं को खत्म कर दिया गया हमारे देश से। तो इसीलिए आज आप जब गेहूं देखते हैं तो उसके ऊपर क्या नंबर आता है, 306 नंबर, 308 नंबर, 310 नंबर। तो नंबर की गेहूं नहीं, वो नंबर बेसिकली हाइब्रिड की हुई हमारे पास वेराइटीज हैं। अब इसमें एक दिक्कत आ गई, अनाज कहां से है, धरती निकालेगी। बीज जो है वो प्रकृति ने दिया है, लेकिन अगर उस बीज को हम पढ़ लिख कर छेड़ देंगे तो वो प्राकृतिक नहीं रहा। इसीलिए आज हमारे घरों में एक समस्या शुरू हो रही है जिसको बोलते हैं सेलिएक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी। आज बहुत घरों के अंदर ये समस्या, आज से 40 साल पहले हमारे घरों में कोई समस्या नहीं थी। आज समस्या ये उत्पन्न होनी शुरू हुई जिसमें आपके बच्चे अगर गेहूं का आटा खाएंगे तो पेट एकदम फूल जाएगा, पेट के अंदर एकदम गैस उत्पन्न होने लग जाएगी, और इसको बोलते हैं ब्लोटिंग, जिसे बोलते हैं एकदम। और शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार की एलर्जीज हो सकती हैं केवल गेहूं के आटे से। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पहली चीज आपको बोलेगा गेहूं का आटा बंद कर दो, और इसको बोला जाता है ग्लूटेन एलर्जी। शुरुआत कहां से हुई? 50 साल पहले जब हमने यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डाला, उससे तो जहर गया शरीर में, जिससे शरीर को खत्म किया गया। और बीज को जब हमने छेड़कर हाइब्रिड कर दिया तो उससे नई बीमारियों का जन्म हुआ, जिसमें से एक मैंने आपको बताया सेलिएक डिसीज। इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आज की डेट में आप समस्या समझ गए। अगर हमारे बच्चे गेहूं का आटा खा रहे हैं तो समस्या क्या है? पहली बात, गेहूं हमारे देश का स्टेपल अनाज नहीं था। हमारे देश में जवार, बाजरा, रागी खाया जाता था। गेहूं हमारे ऊपर थोपा गया और धीरे धीरे हमारी डाइट में आता गया, और आज इतना ज्यादा आ गया है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, हमारे गेहूं के आटे के अंदर केवल गेहूं है ही नहीं, उसके साथ में दो चीजें आ रही हैं। एक तो गेहूं के बीज को छेड़ दिया गया है, हाइब्रिड गेहूं के बीजों को हमें खिलाया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे पास में गेहूं आ रहा है उसमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डलकर आ रहा है। ये तीन सबसे बड़ी समस्याएं हैं जिससे हम अभी जूझ रहे हैं। अब ये समझिए, मिलावट का अभी तक मैंने जो आपको वीडियो में बताया, इसमें तो केवल मैंने बताया जो हमने नेशनल लेवल पे अपने देश का नुकसान हमने किया, हम सब ने मिलकर किया, चाहे उसको ज्यादा समझदारी मान लें चाहे कम मान लें। अब यहां से खेल शुरू होता है एडल्ट्रेशन का। अभी तक तो ये समझिए, अगर आप अपनी तरफ से बढ़िया चीज अपने बच्चों को लाकर दोगे तो उसमें तीन समस्याएं मिलेंगी। क्या क्या तीन समस्याएं? गेहूं आपका हाइब्रिड होगा, यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड उसमें डला ही होगा, और दूसरी बात वो गेहूं आपके लिए अच्छा अनाज है ही नहीं, क्योंकि बेटर अनाज तो जवार, रागी, बाजरा था। ये तीन तो समस्याएं होगी। फिर भी आप अगर शुद्ध लाके दे दो तो समझो बच्चों को चलो कुछ तो दिया। अब खेल समझिए एडल्ट्रेशन का। बाहर निकलिए, बाजू की दुकान पे जाइए और आटा लेकर आ जाइए। अब ये आटा जो है ये वो आटा है ही नहीं जिसके अंदर हमने केवल तीन चीजों की बात करी। ये आटा इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि इस आटे की गेहूं में यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड भी था और इस आटे की गेहूं हाइब्रिड भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब इस आटे को पीसा जा रहा है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जो आप आटा खाते हैं आपको ये पता होना चाहिए, आटे के साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट नियम है जो एक्चुअल तरीका होना चाहिए, जो बड़े पूर्वजों ने बताया। गेहूं अपने घर में रख सकते हो, 1 साल पुराना भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। आटा आपके घर में 15 दिन से ज्यादा पुराना ना हो तो अच्छा। ये नियम है आटे और गेहूं के बारे में। तो इसीलिए हमारे पूर्वज गेहूं तो अपने घर में बहुत रखते थे, लेकिन आटा तभी पिसवाते थे और फ्रेश खाते थे। हम लोगों ने कंपनीज के चक्कर में आटा ही कम से कम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने पुराना खाना शुरू कर दिया। फैक्ट्री से निकलता है, निकलने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास आएगा, रिटेलर से जब तक आपके पास पहुंचेगा कम से कम भी 2-2.5 महीने, 3 महीने पुराना हो चुका होगा। इतना लंबा उस आटे को चलाना ही नामुमकिन है। आटा अपने घर के अंदर अपनी चक्की पे पास में जाइए, फ्रेश पिसवा कर लेकर आइए और अपने घर में खुला छोड़ दीजिए, कीड़े चलने लग जाएंगे। बाजार के जब पैकेट के आटे को खोल के रखते हो तो 3 महीने भी रखो, कीड़े लग क्यों नहीं रहे? पहला रीजन, यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड इतना भयंकर है कि कीड़े नहीं चल सकते। दूसरी बात, प्रिजर्वेटिव्स इतने भयंकर है उसमें कि कीड़े नहीं लग सकते। खिलाना था बच्चों को गेहूं का आटा, खिलाया क्या? हाइब्रिड गेहूं का यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डला हुआ आटा जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, ताकि वो आटा आप कितना भी घर में रखो, खुला रखो, उसमें कीड़े ना लगे। और ये चीज जानते बूझते, सब लोग पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, जानते बूझते
हर रोज वो आटे के पैकेट खोलते हैं, दिन में 3 बार भोजन करते हैं और तीनों बार ये केमिकल अपने बच्चों को अपने हाथों से थाली में परोसकर हम देते हैं। जो आटा आप बाजार से पिसवा के, अभी भी हमारे देश के अंदर जो लोग अपनी, मैं बता रहा हूं जितना हम जड़ों से जुड़े हुए हैं उतने घर अभी भी बचे हुए हैं। बहुत लोग हैं जो आज भी अपने पास की चक्की में जाते हैं, उसमें चना डलवाते हैं, रागी डलवाते हैं, क्योंकि उनके बड़े डलवाते थे। आप कंपैरिजन करके देखिएगा, उनके शरीर में ताकत उन लोगों से कहीं गुना ज्यादा अभी भी मिल जाएगी जो लोग बाजार में जाते हैं, ब्रांडेड पैकेट उठाते हैं, आटा खाना शुरू कर देते हैं। जितना जड़ों को भूलते गए उतनी समस्याएं बढ़ती गई। तो आपका जो गेहूं का आटा जो आप पैकेट वाला लेकर आ रहे हो, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, गेहूं आपकी हाइब्रिड हो गई, यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड उसके अंदर आपने डाल दिया, अब प्रिजर्वेटिव भी उसमें डल गया। चौथी बात, जब वो पिस रहा था उसके अंदर चोकर और ब्रैन था, उस ब्रैन और चोकर को हटा लिया गया, क्योंकि चोकर और ब्रैन जितना कम रखोगे उतनी रोटी आपकी मुलायम बनेगी, मैदे जैसी बनेगी। आज के फैशन के दौर में आपके बच्चे पिज्जा ज्यादा खाना पसंद करते हैं, यह बात का ध्यान रखिएगा। बच्चों को ब्रेड पसंद आएगी, पिज्जा पसंद आएगा, और यह तभी पसंद आएगा जब आपके आटे में से चोकर को निकाल लिया जाएगा। लेकिन सुबह बच्चों का पेट साफ नहीं होगा क्योंकि उसमें से चोकर की मात्रा हटा दी गई है। तो अब सोच लीजिए कि आज हम जो अपने बच्चों को आटा खिला रहे हैं, अब जब ये आटा खिला देते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है भैया आयरन कैल्शियम की कमी है। आप ये सोच रहे हो भैया दुनिया जहान की चीजें तो हम खिला रहे हैं बच्चों को, आयरन कैल्शियम की कमी है कैसे? क्योंकि आप 2 चीजें नहीं 50 चीजें खिला रहे हो, लेकिन उन 50 की 50 चीजों को मिलावटी खिला रहे हो, इसीलिए बच्चों के अंदर वो छोटा सा आयरन कैल्शियम थोड़ा बहुत भी नहीं पहुंच पा रहा। जो पहले आपके पूर्वज पहले खाना क्या खाते थे, फिर दोबारा सोचिएगा। आज भी जिनके घरों में दादा दादी है उनके पास जाएं, अगर महीने में 30 दिन हैं तो 30 में से कम 12 से 15 दिन तक वो केवल एक रोटी लेते थे, उस पर घी लगाते थे, थोड़ा सेंधा नमक डालते थे, थोड़ी सी शक्कर डालते थे, पुड़िया बनाते थे और खाते हुए चले जाते थे। उनके जीवन में कभी आयरन कैल्शियम की कमी नहीं हुई। आपके बच्चे सब्जी भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, सारी दुनिया की उत्पाद उनको मिल रहे हैं, आयरन कैल्शियम की कमी हो कैसे रही है? पढ़ लिख कर हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही शेयर करना चाहूंगा, कृपया करके पहला काम जो हमें आज से करना है, सीधा रिजल्ट पर आते हैं। गेहूं की जगह पे कोशिश करनी है, अब गर्मियां आ रही हैं, अभी तो सर्दियों के 1-2 महीने बचे हैं, फरवरी मार्च, हो सके तो घर के अंदर बाजरे की रोटी बनाना शुरू करें, बाजरे की खिचड़ी बनाना शुरू करें, रागी का दलिया बनाना शुरू करें, मक्के की रोटी बनानी शुरू करें। कितने अनाज है हमारे देश के अंदर, घरों में भूलते जा रहे हैं। आजकल गृहिणी को, अगर घर की गृहिणी को बोल दो मक्की की रोटी बनानी है, उसको समझ में नहीं आता बनेगी कैसे, खिंचता नहीं है आटा। भूल गए हम बाजरे की रोटी कैसे बनती है, मक्की की रोटी कैसे बनती है, मक्के की रोटी, सरसों का साग भूल गए, हमने बनाना बंद कर दिया। कहां से आएगा? तो कम से कम जो मिनिमम है, जिसके पास ऑर्गेनिक का कोई साधन नहीं है, कम से कम मेरी हाथ जोड़कर विनती है, गर्मियों में जवार की और जौ की रोटी खाइए, जौ का दलिया खाइए, जवार की रोटी खाइए गर्मियों में, अब जब गर्मियां आएंगी। सर्दियों में बाजरे की खिचड़ी खाइए। गेहूं के अलावा दूसरे अनाजों को खाना शुरू करिए। पहला काम अगर ये हम कर देते हैं तो किसानों को कम से कम सपोर्ट जाएगा। किसान जब वहां बैठा उगाते वक्त ये देखेगा कि गेहूं के अलावा मेरे देश में जवार और रागी और बाजरा खाना शुरू हो गया है, और जवार रागी बाजरा को उगाने में पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है। तो किसान आज समझदार नहीं है, किसान 10 साल बाद तो कहेगा कि जब इसमें यूरिया केमिकल डलेगा ही नहीं, मैं डालूं क्यों, ऐसे ही उगा दो। ऐसे ही उगा देंगे तो गेहूं की प्रोडक्शन कम होने लगेगी, जवार बाजरे की बढ़ने लगेगी, जवार बाजरे की बढ़ने लगेगी तो बच्चे के अंदर आयरन कैल्शियम ज्यादा जाएगा एज कंपेयर टू गेहूं। ये तो मैं तब बता रहा हूं जब आपके पास में ऑर्गेनिक का कोई साधन नहीं है। केवल कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो पहला काम कम से कम ये करें कि ये जो हाइब्रिड गेहूं के आटे हैं, बाजारी आटे हैं, इनको छोड़ें। कम से कम पास की चक्की के पास तो जा सकते हैं, पास की चक्की के पास में जाकर उसको बोलें कि भैया जवार दे दो,
जवार का दलिया दे दो, जौ का दलिया दे दो, बाजरे का दलिया दे दो, बाजरे की दलिये से खिचड़ी बना लें, कुछ बना लें। और अगर इसके बाद भी गेहूं का आटा ही इस्तेमाल करना है तो अगर एक मुट्ठी गेहूं के आटे की डालें तो कम से कम एक मुट्ठी तो जवार डाल दें, एक मुट्ठी गेहूं डाले तो कम से कम एक मुट्ठी बाजरा तो डाल दें। इतना भी अगर कर लेते हैं तो जो ये 100% जहर बच्चों की थाली में परोस कर दे रहे हैं, कम से कम इसे 75 पर ले आए। और अगर कोई आसपास ईमानदार मेहनती किसान हो, बहुत किसान हैं देश में जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, वो आपके दरवाजों पर आते हैं, वो आपको बताते हैं कि मैं ऑर्गेनिक चीज़ लेकर आया हूं आपके लिए, आप उनको तवज्जो नहीं देते। ध्यान रखिएगा, नुकसान उस किसान का नहीं, नुकसान अपने बच्चों का कर रहे हैं। ढूंढिए, जरा बाहर निकलिए, देखिए आसपास कोई ना कोई ऑर्गेनिक स्टोर है, जिस भी शहर में आप हैं। और अगर वहां पर कोई है तो उससे जाके पूछिए कि भैया तू चीज अगर अच्छी उगा रहा है तो अच्छी उगा, हम तेरा समर्थन करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ढंग की उगा। जब ऐसे लोगों को हम समर्थन देंगे तो वो किसान को कंट्रीब्यूशन जाएगा जो किसान अच्छी चीज आपके लिए उगा रहा है। बाहर निकलकर किसी किसानों के बीच में जाना तो शुरू करिए, थोड़ा सा कभी समय लगे तो ढूंढे तो सही। अगर आपने ऑर्गेनिक किसान को डायरेक्ट समर्थन देने शुरू कर दिया, मैं फिर बता रहा हूं, अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, देखिए किसान को आप कितने भी कानून ले आइए, किसान को आप समृद्ध नहीं कर सकते। किसान को अगर समृद्ध करना चाहते हो तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्मूला बता रहा हूं, किसान को अपने घर से जोड़ दो। किसान को कहीं मत जाने दो, ना मंडी जाने दो, ना कंपनी जाने दो, किसान को सीधा अपने घर से जोड़ लो। किसान से पूछो, छोटी छोटी जमीनें हैं इनके पास, आप अपना फैमिली किसान बना लो। आप सीधा बोलो कि किसान में, किसान आया आपके पास में, आपको कहीं से पता चला ये किसान जो है ये खेती करता है, इसमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डालता। किसान के पास जाओ कि भाई तेरे घर में अगर गेहूं है तो मुझे बता, 2 कदम मैं चलता हूं, 2 कदम तुम चलो। आपको फैमिली डॉक्टर की नहीं मेरे दोस्तों, फैमिली किसान की जरूरत है। अगर किसान से डायरेक्ट अपने घर को जोड़ने में हम लोग कामयाब हो गए, किसान भी समृद्ध होगा और आपके बच्चे भी बचेंगे। तो जो भी इंसान आपके घर में फैमिली किसान बनने के लिए कोई भी कोशिश होती है, उसको समर्थन दीजिए, ये बचाएगा। तो चाहे आप ऑर्गेनिक में जाते हैं नहीं जाते हैं, हमारा चैनल ऑर्गेनिक का जरूर है, लेकिन कम से कम मैंने जो आपको एक सिद्धांत दिया वो है, जिनके आसपास ऑर्गेनिक स्टोर है वहां से ऑर्गेनिक चीजें आप जरूर लेकर आएं, बचाएं। अन्न को प्राथमिकता दोगे तो शरीर निरोग्य रहेगा। जानते बूझते अन्न के अंदर अगर जहर घोल घोल के खुद भी खाते रहोगे और बच्चों को भी खिलाते रहोगे, और कल को भगवान ना करे घर में कैंसर आया, तो ये लाइन केवल बोलने की रहेगी, हम तो सिगरेट भी नहीं पीते थे, हम दारू भी नहीं पीते थे, ये कैंसर कैसे हो गया। आप जानते थे कि आपके अन्न में जहर है, जानबूझकर आपने खिलाया है, तो उस समय पे ये नेग्लिजेंस काम नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप लोगों को पहला लेसन ज़रूर मिला होगा। गेहूं पे अपनी डिपेंडेंस को कम करिए, आटे पे कम करिए, जवार बाजरा रागी का इस्तेमाल शुरू करें। गर्मियों में जवार और जौ और सर्दियों में बाजरा और रागी, जितना इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, देश का, अपना, समाज का और किसान का कल्याण करना आप शुरू कर देंगे। कुछ नहीं करना, घर में बैठ के गेहूं को कम खाना है। गर्मियों में जौ और जवार को खा लीजिए, सर्दियों में बाजरा और रागी खा लीजिए। ये देश सही दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। भारत वंदे मातरम।